हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में होने वाला है फाइनल, उसके लिए हम महा वीवीआई सीरीज को लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, इस सीरीज में क्या है, यानी आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया जा रहा है, ठीक है। यानी जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यानी सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। यानी आपके एग्जाम में लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। अब ये अंतिम 15 दिन में आपको करना क्या है, यानी केवल रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है, ठीक है। यानी जितना आपसे हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उतना अधिक से अधिक क्या कीजिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी होता क्या है, यानी सभी अंतिम समय में सभी बच्चे का क्या होता है प्यारे दोस्त, तो सिलेबस कंप्लीट होता है। केवल ज़रूरत होता है किस चीज़ का, रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का, ठीक है। आइए इस प्रश्न में, इस सीरीज में मैं लेके आया हूँ 50 यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं तो यानी उम्मीद है कि इसमें से यानी हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी दे रखा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यानी फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है, तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस की होती है। कौन सी लेंस की होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और ऋणात्मक किस लेंस की होती है, तो अवतल लेंस की होती है। अगर ऋणात्मक पूछता तो कौन लेंस हो जाता, तो अवतल लेंस हो जाता। अगर ऋणात्मक का बात कहता तो कौन सा लेंस हो जाता, तो अवतल लेंस हो जाता, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो है वो प्रश्न क्या दे रखा है, यानी देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। कौन कौन होता है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो होता है, अभिलंब यानी वो तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की जाया जो होता ही है, अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है। यानी साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है। यानी म्यू बराबर कितना होता है, तो साइन आई, और बटा में कितना होता है, तो साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है, इसके बारे में देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, यानी कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी जगह समान मोटाई का, बिल्कुल भी नहीं। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बिल्कुल नहीं। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए, जब भी उत्तल लेंस का बात होगा प्यारे दोस्त, तो क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, यानी बीच में क्या होता है, मोटा होता है। बीच में क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, मोटा होगा। तो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है। अवतल लेंस का बात करता तो अवतल लेंस क्या होता है, यानी बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो क्या दे रखा है, 5 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है। अब आइए आवर्धन के बारे में जानते हैं। m बराबर क्या होता है, तो m बराबर फॉर्मूला होता है कितना, तो v बटा u। कितना होता है, v बटा u। तो u बटा v बिल्कुल नहीं होगा, v u बिल्कुल नहीं होगा, u प्लस v बिल्कुल नहीं होगा। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो v बटा u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v बटा u हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न दे रखा है 6 नंबर, यानी गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो R बटा 2 होता है। F बराबर क्या होता है, R बटा 2 होता है। F बराबर R बटा 2 होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके बटा के नीचे कितना है, इसको यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, R में 1 से गुना करेंगे तो R हो जाएगा, और 2 में F से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 में जब हम F से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, R बराबर 2F या F बराबर R/2, F बराबर R/2, ठीक है। तो हमको तो ऑप्शन नंबर ए ही में यहाँ पे देखने को मिल गया कि R बराबर कितना है, 2F। अब आइए अगले और भी ऑप्शन हम यहाँ से चेक कर ले रहे हैं कि और ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है
एफ बराबर आर, ये तो होगा ही नहीं। एफ बराबर 2/r नहीं, एफ बराबर कितना होता है तो r/2 होता है, r/2 हो सकता है। तो r बराबर f/2 बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, r बराबर कितना हो जाएगा तो 2f, यानी इसका जो पहला जो था आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 7 नंबर यहाँ से देखिएगा, प्रश्न क्या दे रखा है, किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी आभासी और छोटा प्रतिबिंब, आभासी कहने का मतलब क्या हुआ तो सीधा, आभासी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्त तो सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब। तो देखिए ये जो हम आपको कल भी बताए थे कि जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है वो क्या बनाता है, यानी छोटा भी बनाता है, प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा भी बनाता है और आभासी भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। अगर वो आप सीरीज़ देखते होंगे तो ऐसे प्रश्न को आप देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहीं से 8वें नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन दर्पण का उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए प्यारे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या दे रखा है कि पानी में डूबे, यहाँ से देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, और इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ यहाँ से ताकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही बार फिट हो जाए। यानी कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। आपको पता है कि कैसी होती है तो अधिक होती है, ठीक है, की अपेक्षा कैसी होगी तो अधिक होगी। अगला जो है प्रश्न दे रखा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है वो क्या देख सकता है, दूर की वस्तु को बिल्कुल नहीं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या किस वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो निकट की वस्तु साफ देख सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और महावीवीआई क्वेश्चन है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो कितना सेंटीमीटर होता है प्यारे दोस्त, तो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना सेंटीमीटर होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है यानी महावीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब है यहाँ पे प्रश्न दे रखा है 11 नंबर, आँख व्यवहार करता है। तो कभी भी आँख जो है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आँख जो है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है तो आँख जो है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर कितना नंबर हो जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा कि आँख व्यवहार करता है कौन लेंस की तरह तो उत्तल लेंस की तरह। कौन लेंस की तरह तो उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं प्यारे दोस्तों, ये तो पूरे लोग को पता है कि कितने होते हैं। तो इसमें श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूटन जो था वो क्या है 7 कलर की एक डिस्क को वो घुमाए तो पता चला कि कौन सा कलर दिखाई दिया था उसको तो श्वेत कलर दिखाई दिया था। कौन कलर दिखाई दिया था श्वेत कलर दिखाई दिया था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी 13 नंबर जो है वो प्रश्न संख्या क्या दे रखा है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन लेंस का उपयोग किया जाता है बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी अगला जो है प्रश्न संख्या 14 नंबर दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जा रहा है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देगा तो आकाश उसको कैसा दिखाई देगा तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा प्यारे दोस्त तो काला दिखाई देता है। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश का चल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा चाल होगा। प्रकाश का चाल निम्नतम होता है। प्रकाश का चाल क्या होता है निम्नतम होता है। देखिए प्रकाश का चाल तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है तो प्रकाश का चाल जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है तो निर्वात में होता है। किस में होता है निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
ठीक है, यानी 1 सेकंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये क्या होता है, चलता है। ठीक है, लेकिन ये न्यूनतम पूछा है, ये हम क्या बताए हैं, सबसे अधिकतम। सबसे अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रकाश की चाल, ये न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम किस में हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा। न्यूनतम किस में हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है, तो लाल होता है, लाल होता है, फिर हरा होता है और फिर नीला होता है। ये जो है होता है वो प्राथमिक कलर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लाल हरा नीला जो होता है वो प्राथमिक कलर है। तो ये तो ऑप्शन नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अब अगला प्रश्न जो है दे रखा है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। इसके लिए हम आपको ट्रिक बताए थे, और नीला करके। ठीक है, यानी अम्ल, अ से क्या हो जाएगा, अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीला से नीला को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। यही बस एक ही ट्रिक याद रखिएगा, बस हो जाएगा, अम्ल। और अब यहाँ से देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 0 से 7 के बीच में होता है। 0 से 7 के बीच में होता है। तो यहाँ से 0 से 7 के बीच में देखिए 7 जो होता है वो उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, और ये अम्ल का हमें पीएच मान बताना है, यानी 7 से कम। तो 7 से कम कौन है, तो 5 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर दे रखा है कि बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल कौन होता है, तो सांद्र HNO3 होता है। सांद्र कितना होता है, HNO3, सांद्र HNO3 होता है। फिर कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7। यानी शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन दे रखा है, उसका के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ये प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन जो है लग रहा है कि ये जो है मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दे रखा है, सिल्वर आयोडीन का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडीन का जो रंग होता है वो कैसा होता है प्यारे दोस्त, तो पीला होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। 22 नंबर प्रश्न प्यारे दोस्त दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ उन्हें क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक जो है यानी तीर के बाएं तरफ होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से देखेंगे तीर के जो दाहिने तरफ होता है वो क्या होता है, तो उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, उत्पाद होता है। ठीक है, और तीर के बाएं तरफ जो होता है वो क्या होता है, तो अभिकारक होता है। क्या होता है, तो अभिकारक होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त, तो अभिकारक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो दे रखा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो है वो कौन अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना कौन अभिक्रिया होगा, तो अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है प्यारे दोस्त दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल हो गया किसमें, सिरका में। सिरका या नींबू भी होता तो भी होता। ठीक है, सिरका या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 25 नंबर दे रखा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यानी लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो यानी दही में। किस में पाया जाएगा, तो दही में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, तो दही में पाया जाता है। दही में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रश्न वो दे रखा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। देखिए, अगर घ्राण सूचक रहता ऑप्शन में, अगर घ्राण सूचक रहता तो क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर तो घ्राण सूचक ही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गंधीय ऑप्शन में है तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है यानी गंधीय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंधीय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घ्राण सूचक होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको देते, घ्राण सूचक को मारते। ठीक है, तो लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो गंधीय सूचक हो जाएगा।
ठीक है। अगला जो है वो कह रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए जैसे ही दूध से दही बनता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो किण्वन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया होगी प्यारे दोस्त, तो किण्वन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया होगी, किण्वन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया होगी, तो किण्वन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या दे रखा है, यानी 28 नंबर क्या दे रखा है, चूना जल का रासायनिक नाम होता है। यानी चूना जल का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है चूना जल का नाम, चूना जल का रासायनिक नाम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2 होता है, CaOH2 होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये महाभिविहाई प्रश्न है। ठीक है, ये महाभिविहाई प्रश्न है। ठीक है, अगला जो है वो क्या दे रखा है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो धातु का एक गुण है क्या, धातु चमत्कार होता है। धातु में आघातवर्धनीय का गुण होता है, आघातवर्धनीय का गुण होता है। ठीक है, यानी ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो धातु जो है वो शुद्ध धातु क्या होता है, तो चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, उसके बाद से जो धातु होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग के वो क्या होता है, धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो क्या बनता है, तो धनायन बनता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न दे रखा है 30 नंबर कि धातु के पतले तार को धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए धातु के तार को जब खींचेंगे जैसे ही तार आए वैसे ही आपको तन्यता मारना है। क्या मारना है, तन्यता। क्या मारना है, तन्यता। ठीक है, तार को हम खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन्यता। आघातवर्धनीयता कब होता है, जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं प्यारे दोस्त, तो पीट करके उसको चादर के रूप में फैला देते हैं, चादर के रूप में बना देते हैं या फैला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न दे रखा है, यानी यहाँ से देखते हैं 31 नंबर जो है वो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सबसे ज़्यादा अधिक तन्य धातु कौन है, सोना है। क्यों है, क्योंकि 1 ग्राम सोना में हम लगभग 2 किलोमीटर तार की बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से हम कितना किलोमीटर तक तार को बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर तक तार को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, केवल 1 ग्राम सोना से। ठीक है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो जाएगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सोना हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 32 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। अभी हम बताए हैं कितना किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। लगभग कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ये जो है लगभग में आता है। ठीक है, लगभग कितना किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। क्या, कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो द्रव हो जाएगा। ठीक है, अगर अधातु का बात पूछता, अगर यहाँ पे अधातु, ये तो पूछ रहा है धातु, यहाँ पे क्या पूछा, धातु। ठीक है, अगर अधातु का बात होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। यानी कौन सी अधातु कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, पारा हो तो या फिर ब्रोमीन हो तो दोनों किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। महाभिविहाई प्रश्न जो कि बहुत पूछा गया है, लगभग 2-3 बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है। तो सोडियम कितने नंबर का परमाणु संख्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11। कितना होता है, 11 नंबर का होता है। ठीक है, कितना नंबर, 11 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है, तो ये तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वाला जो होगा वो ऑप्शन यही हो जाएगा। यानी हाइड्रोकार्बन का सरल यौगिक कौन हो जाता है, मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, कितना होता है, CH4 होता है। कितना होता है, CH4। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं प्यारे दोस्त, तो नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग लिखते हैं कितना N2 लिखते हैं। ठीक है, देखिए सहसंयोजक बंधन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की परस्पर यानी ये सहयोग से बनते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला जो है क्वेश्चन देख सकते हैं 37 नंबर क्या कह रहा है,
37 नंबर प्रश्न जो है वो दे रखा है, क्लोरीन की संयोजकता होती है। क्लोरीन कितने नंबर का तत्व होता है? 17। इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2,8,7। 8 और 2 10 और 7 कितना हो गया? 17। यानी 72 कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता जो निकलता है, जो संयोजकता निकलता है प्यारे दोस्त, कैसे निकलता है? तो संयोजकता जो निकलता है वो क्या करते हैं? 8 में से 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 था, 17 को हम तोड़े हैं तो 2,8,7 तोड़े। ठीक है, 72 कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता निकालने के लिए 8 में से हम लोग माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 72 कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाता है? 1 2 3 4। लेकिन जब 4 से अधिक होता है तो 8 में से उसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं? अक्रिय तत्व तो कार्बन तो होगा नहीं, सोना भी नहीं होगा, हाइड्रोजन यानी हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है। अच्छा, अक्रिय तत्व के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, लेकिन हीलियम ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा तत्व है जिसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी पूछता है प्रश्न। ठीक है, हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये क्या है प्यारे दोस्त? तो ये एक अक्रिय गैस है। हीलियम गैस कौन कौन हो जाएगा? तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा इतना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु? ग्लूकोज का रासायनिक रूप C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला है। पूछा है कार्बन यानी सी, तो सी में कितने हैं? सी के साथ में कितना लगा हुआ है? 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 40 नंबर प्रश्न दे रखा है प्यारे दोस्त, यहाँ से देख सकते हैं। यानी 40 नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या दे रखा है? तो कह रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है प्यारे दोस्त? हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पादप में, यहाँ से पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है। क्या करता है? जाइलम जो होता है वो क्या करता है? तो जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन करता है। जाइलम क्या करता है प्यारे दोस्त? तो जल का वहन करता है। जाइलम जो है वो क्या करता है? जल का वहन करता है। अगला जो है प्रश्न संख्या 42 दे रखा है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न 43 दे रखा है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है। तो कान संवेदीग्राही में आता है, नाक भी आता है, आँख भी आता है, दिमाग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दिमाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दिमाग हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है यानी 44 नंबर कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? प्यारे दोस्त आपको पता होगा कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिकाएं? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 45 नंबर दे रखा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं और यही प्रधान नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अब कह रहा है 46 नंबर प्रश्न, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन? यानी मादा यानी नर होता है और दूसरा क्या होता है प्यारे दोस्तों? मादा होता है। ठीक है, तो देखिए अंडाशय जो है ये जो है मादा का जनन भाग होता है। ठीक है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होता है। क्या हो जाएगा? संवाहिका यहाँ पे नहीं होगा, शुक्रवाहिका होता है। क्या होता है? शुक्रवाहिका। क्या होता है प्यारे दोस्त? शुक्रवाहिका होता है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुक्रवाहिका ही होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 के बाद 47 नंबर कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। यहाँ से मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है यानी हमेशा किस में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन? ईस्ट में। हमेशा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होगा? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, आइए अगले तो ईस्ट, इसमें जो भी ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं यानी ईस्ट जो है वो किस में है? यानी ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कह रहा है
खंडन द्वारा जनन होता है, यानी खंडन द्वारा जनन होता है किसमें, तो सितार मछली में। किसमें हो जाएगा, सितार मछली में। कौन, सितारा मछली यहाँ पे लिखा है, लेकिन सितारा कहीं में भी होता है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सितारा मछली या सितार मछली। पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण, परागकण। पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण, परागकण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय जो है यही बदलता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्त यहाँ से हम लोग का ये 50 क्वेश्चन का ये जो है सीरीज आज जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये सेशन जो है, आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने स्टेटस में ज़रूर इस वीडियो का लिंक लगाइए, अपने स्टेटस में ज़रूर इस वीडियो का लिंक लगाइए। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी शेयर करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि डेली आपको जो भी कंटेंट हम डालें वो आपको समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ से आपको करना क्या है प्यारे दोस्त, यानी एग्ज़ाम तो बहुत करीब है, आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, महा VVI में ये रिवीजन ही आएगा आपको काम। एग्ज़ाम में रिवीजन करने के बाद जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग हल कीजिए, याद कीजिए तो बेहतर है। ठीक है, अभी नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी आप लोग पढ़े हुए हैं उसी को क्या करना है, रिवीजन करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखते रहना है। जो मैं ये आज का सोल्यूशन कराया ये आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए।